नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्योग्राफी विद आईडी सर में स्वागत है। आज हम लोग जून 2013 का जो तृतीय प्रश्न है उस पर डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ यूथफुल स्टेज ऑफ एन आइडियल नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन? नेचुरल लीव्स, पॉट होल्स, गार्ज और रिवर कैप्चर। यानी निम्नलिखित में से अपक्षरण के आदर्श सामान्य चक्र की युवा अवस्था की विशेषता नहीं है। यानी जो अपर्दन चक्र होता है, सामान्य अपर्दन चक्र, जिसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, एक तो युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। और अपर्दन चक्र का प्रतिपादन डेविस महोदय ने किया था। इसी इसमें क्या होता है, जो प्राकृतिक जो युवावस्था होती है उसमें नदी का वेग अधिक होता है। नदी का वेग अधिक होता है, इससे कटान अधिक होता है। यानी अपर्दन और अपक्षरण की क्रियाएं अधिक होती हैं, क्योंकि उसमें धारा में गति अधिक होती है, जिससे गार्ज, जलज गर्तिका और नदी अपहरण जैसी घटनाएं घटित होती हैं। वहीं पर जब युवावस्था से आगे बढ़ के प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था की आ जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो नदी का वेग होता है कम हो जाता है, मैदान में पहुँचती है और उसमें वो अवसाद बहुत मात्रा में, अधिक मात्रा में होता है। तो वो नदी अपने किनारों पर धीरे धीरे अवसाद जमा करने लगती है, जिससे एक बंधा टाइप का बन जाता है, जिसे तटबंध कहते हैं, जिसे प्राकृतिक तटबंध कहा जाता है। तो इसलिए जो प्राकृतिक तटबंध है वो युवावस्था की विशेषता न होकर वो प्रौढ़ा और वृद्धावस्था की स्थलाकृति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक तटबंध। हमारा अगला क्वेश्चन है, सैंड डून formed as a long rides oriented at right angles to wind direction are called। यानी वायु की दिशा के दाहिने कोणों पर बनी लंबी कटकों के रूप में निर्मित बालू ट्यूबों को क्या कहते हैं? देखिए, जो बालू का स्तूप होते हैं वो सैंड, जहाँ पर बालू अधिक मात्रा में होती है, यानी कह सकते हैं कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं वो वायु के निक्षेपण से बनते हैं, वायु के निक्षेपण से बनते हैं। यानी जो बालू का स्तूप पवन की निक्षेप क्रिया के फलस्वरूप निर्मित रेत के टीले होते हैं, ये अस्थायी होते हैं। ये अस्थायी मतलब ये बिगड़ते और बनते रहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, यानी लॉन्गिट्यूशनल सैंडस्टोन। जो लॉन्गिट्यूशनल होते हैं वो होते हैं पवन दिशा के समानांतर बनते हैं। वहीं दूसरा होता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ट्रांसवर्स सैंडस्टोन। वो समकोण पर बनते हैं, पवन के समकोण पर बनते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है कि वायु दिशा के दाहिनी कोणों पर बनी लंबी कटकों के रूप में निर्मित बालू का स्तूप, यानी दाहिने तट पर बनी, तो इसका जो ट्रांसवर्स ड्यून है वो आंसर होगा, क्योंकि समकोण पर बन रहा है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्स ड्यून। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैच करने वाला है। इधर स्कॉलर्स दे रखा है और इधर थ्योरी, यानी विद्वान और सिद्धांत। तो हैरी हेस जो हैं, हैरी हेस किससे हैं? समुद्री सतह फैलाव सिद्धांत। हॉल और हॉल और डावा, इनका भू अभिन्नत का सिद्धांत है, भू अभिन्नत, थ्योरी ऑफ जियोसिंक्लाइन। वही जेफ्रीज का है, जेफ्रीज महोदय का है तापीय संकुचन सिद्धांत, और हट्टन महोदय एकरूपता का सिद्धांत। देखिए आंसर, जो इसका आंसर होगा वो होगा
ए, इसका आंसर सही होगा ए। अगला हमारा क्वेश्चन है, हु स्टेटेड दैट द स्लोप प्रोफाइल आर कन्वेक्स, प्लेन और कॉन्केव अकॉर्डिंग टू द सर्कुमेंटेंस ऑफ अपलिफ्टिंग एक्शन। यह किसने कहा कि उत्थान की क्रिया के अनुसार ढाल परिच्छेदिका उन्नतोदर, समतल या नतोदर होती है? तो ये जो कहा था वो पैंक महोदय ने कहा था। पैंक महोदय का जो सिद्धांत है वो स्लोप रिप्लेसमेंट सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। वहीं डेविस महोदय का जो सिद्धांत है, जो डेविस महोदय जो इनका सिद्धांत है वो स्लोप डिग्रेडेशन मॉडल, स्लोप डिग्रेडेशन मॉडल के नाम से जाना जाता है। वहीं वुड महोदय ने भी अपना 1940 से दिया मॉडल ऑफ स्लोप एवोल्यूशन, बट यहाँ जो आंसर सही है वो है पैंक। हमारा क्वेश्चन है, दो कथन, अभिकथन और कारण दे रखा है कि हवाई द्वीप ज्वालामुखी उद्गार के स्थल हैं। ये बात सही है कि जो हवाई द्वीप है वो ज्वालामुखी के उद्गार स्थल हैं। अभिसारी प्लेट के सीमांत ज्वालामुखी उद्गार के स्थल हैं। ये भी बात सही है क्योंकि जो अभिसारी प्लेट सीमाएं होती हैं यानी आपस में जब टकराती हैं तो वहाँ पर सर्वाधिक जो है भूकंप और ज्वालामुखी जैसे क्रियाएं घटित होती हैं। जो हमारा प्रशांत महासागर का चारों तरफ का क्षेत्र है जिसे अग्निवलय कहा जाता है, ये सब सर्वाधिक यहाँ पर ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं क्योंकि यहाँ पर दो महासागरीय और स्थलीय प्लेटें आपस में टकराती हैं तो अभिसारी प्लेट सीमा बनती है, यहाँ पर सर्वाधिक ज्वालामुखी क्रिया होती है। तो ये तर्क सही है और अभिकथन सही, बट इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है क्योंकि हवाई द्वीप ज्वालामुखी उद्गार का स्थल है बट अभिसारी प्लेट सीमा पर नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी बोथ सही बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेन। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को मिलाना है। काष्ठ चक्र, तो काष्ठ चक्र इसको दिया था विजिक महोदय ने, काष्ठ चक्र को विजिक महोदय ने दिया था। पेडिमेंट निर्माण का जो सिद्धांत है, पेडिमेंट निर्माण का चादरीय सिद्धांत जिसे मैक्गी ने दिया। पेडी प्लेन की संकल्पना और काष्ठ प्रदेशों में प्राकृतिक पुलों का निर्माण। ये काष्ठ प्रदेशों में प्राकृतिक पुलों का जो निर्माण है ये वुडवर्ड महोदय ने दिया। और ये पेडी प्लेन की जो संकल्पना है ये एलसी किंग ने दिया था, एलसी किंग। इसीलिए इस क्वेश्चन को यूजीसी ने गलत ठहराया था, यानी इसका कोई भी अंक इसको सही नहीं किया था, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं किया था और ये सभी को बराबर अंक दिए गए थे। ठीक, तो इसमें कोई आंसर सही नहीं है और जो मिलान है वो इस प्रकार से है। वहीं यदि हम काष्ठ चक्र की बात की जाए तो काष्ठ चक्र जो विजिक महोदय थे इन्होंने काष्ठ चक्र में 4 स्टेजेस मानी थी। वहीं पर इससे पहले जो दिए थे वो बीदी महोदय दिए थे 1911 में काष्ठ चक्र, उन्होंने 3 स्टेजेस मानी थी। ये पेडीमेंट निर्माण का चादरी प्रवाह सिद्धांत तो मैक्जी ने दिया। वहीं लासन ने भी पेडीमेंट निर्माण का सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि पर्वत का जो अग्रभाग पीछे धीरे धीरे हटता जाता है, इसी को लासन का सिद्धांत कहा गया। और गिलबर्ट महोदय ने पार्श्विक अपरदन सिद्धांत दिया पेडीमेंट निर्माण का। वहीं
कास्ट प्रदेश में प्राकृतिक पुल का निर्माण की बात तो वुडवर्ड ने किया, और इसके साथ ही जो वुडवर्ड महोदय थे, इनका जो सिद्धांत था वो था भूमिगत सरिता अपहरण सिद्धांत। भूमिगत सरिता अपहरण सिद्धांत। और मैलाट एवं श्राक महोदय ने भी एक सिद्धांत दिया प्राकृतिक पुल से संबंधित, भूमिगत सरिता क्षारण सिद्धांत। तो इस प्रकार से ये उससे रिलेटेड कुछ बातें थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट द प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट, यानी यह कथन किससे संबंधित कि वर्तमान भूत की कुंजी है। ये एकरूपतावाद से संबंधित है। एकरूपतावाद का जो प्रतिपादन किया था वो हट्टन महोदय ने किया था। हट्टन महोदय ने किया था। ये स्कॉटिश भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने 1785 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया, और इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी, जैसे थ्योरी ऑफ द अर्थ, थ्योरी ऑफ अर्थ विथ प्रूफ एंड इलस्ट्रेशन। इन्होंने प्रकृति का स्वभाव क्रमिक होता ऐसा माना है। इसी में कहा, ना तो प्रारंभ का कोई लक्षण है और ना तो अंत होने की कोई आशा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स डज नॉट हेल्प टू एक्सप्लेन द origin and location of which one of the following: earthquake, mountain, ocean current, major sea floor features। यानी निम्नलिखित में से पटल विवर्तनिकी सिद्धांत किसके उद्गम और अवस्थिति को स्पष्ट करने में सहायक नहीं है। तो किसके सहायक नहीं होगा? जो समुद्री धाराएं हैं उसके नहीं सहायक होगा। और तो भूकंप, पर्वत और प्रमुख समुद्री तल के लक्षण, इसमें तो पटल विवर्तनिकी सिद्धांत सहायक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो अलग अलग घनत्व वाली वायु राशियों की सीमा को वाताग्र कहते हैं। बात सही है। द बाउंड्री बिटवीन टू एयर मासेस ऑफ डिफरेंट डेंसिटी इज नोन एज द फ्रंट। क्योंकि जो दो अलग अलग डिफरेंट तापमान या डिफरेंट विशेषताएं वाली जो वायु राशियाँ होती हैं उनकी सीमा को वाताग्र कहा जाता है। हमारा तर्क क्या है? घनत्व में अंतर तापमान और आर्द्रता के में अंतर के कारण होता है। ये भी बात सही। जो घनत्व में अंतर होता है, किसी भी वायु राशि में जो घनत्व होगा उसमें अंतर तापमान और आर्द्रता के कारण होता है। ये भी बात सही है। बस इसका जो सटीक इसका कारण नहीं है वायु राशि वाताग्र बनने का, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। Which of the following winds fall in the zone of Hadley cell? यानी निम्नलिखित में से कौन सी पवन हेडली सेल क्षेत्र में आती है? तो हेडली सेल जो है वो इस प्रकार से देखें कि ये हमारा ग्लोब है और ये विषुवत रेखा है। जो विषुवत रेखीय क्षेत्र होता है वो निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। वहीं ये जो उपोष्ण क्षेत्र होता है, उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है। और ये जो क्षेत्र है वो व्यापारिक हवाओं का क्षेत्र है। और यहीं पर व्यापारिक हवाएं धरातली जो हवाएं होती हैं धरातल पे चलती हैं, वो विषुवत रेखा के पास आती हैं और यहीं पर फिर ऊपर उठती हैं और यहाँ पर उच्च वायुदाब वाले स्थान पर नीचे उतर जाती है। तो एक प्रकार से सेल बन जाता है, जिसे हेडली महोदय ने ज्ञात किया था, अध्ययन किया था, इसीलिए इनके नाम पर हेडली सेल नाम पड़ गया। तो हेडली सेल व्यापारिक हवाओं से संबंधित है। वहीं पछुआ हवाओं की बात किया जाए तो पछुआ हवाएं जो चलती हैं वो उच्च पोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब से
उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। ऐसे अब देखिए जो हवाएं यहाँ चलती हैं तो यहाँ चलने के बाद यहाँ फिर ऊपर उठकर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब के पास नीचे उतरती हैं। यहाँ भी एक सेल बन जाता है जिसे फेरल सेल कहा जाता है। इसे फेरल सेल कहा जाता है। ठीक, तो पछुआ हवाओं में फेरल सेल और व्यापारिक हवाओं में हेडली सेल। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है बी। हमारा अगला क्वेश्चन है which one of the following is correct when the combined effect of the pressure gradient force and Coriolis force on air current produces। यानी निम्नलिखित में से उस स्थिति में कौन सा सही है जब दाब प्रवणता बल और कोरियोलिस बल उत्पन्न हवा पर समान रूप से प्रभाव डालते हैं। तो जब दाब प्रवणता बल और कोरियोलिस बल समान रूप से प्रभाव डालते हैं तो उस समय जो बल बनता है वो होता है जियोस्ट्रॉपिक फोर्स, यानी भूविक्षेपी बल। जो भूविक्षेपी बल है ये वायुमंडल के ऊपरी भागों में पाया जाता है। जो ये सर्वाधिक वायुमंडल का जो ऊपरी भाग होता है उसमें पाया जाता है। इसका मार्ग सीधा होता है। तो इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 12, द टर्म एडियाबेटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर स्टैंड फॉर ऑप्शन ए fall of temperature after precipitation, b heating and cooling of an ascending or descending air through compression of expansion, heating of ascending air, cooling of descending air। यानी तापमान में रुद्धोष्म परिवर्तन शब्द से तात्पर्य है वर्षण के बाद तापमान में गिरावट नहीं, संपीडन और विस्तार के माध्यम से आरोही अवरोही वायु का तापमान और शीतलन, ये बात सत्य है। अवरोही पवन का तापन, अवरोही पवन का शीतलन, ये दोनों बात जहाँ पर होंगी वही बात सही होगी। देखिए जब संपीडन और विस्तार के कारण जब वायु में तापमान का घटना बढ़ना होता है वही रुद्धोष्म ताप परिवर्तन कहलाता है। जो रुद्धोष्म ताप परिवर्तन है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर पर होता है। 1 किलोमीटर पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तापपतन और तापमान। देखिए क्या होता है कि जब हवा ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो धीरे धीरे कंप्रेस होने लगती है। जब कंप्रेस होने लगती है तो धीरे धीरे इसका क्या होता है, तापमान बढ़ने लगता है। ये अवरोही हो जाती। वही यदि नीचे से हवा ऊपर जाएगी और एक समय धीरे धीरे क्या हो जाएगी, फैलती जाएगी। जब फैलेगी तब क्या होगा कि इसका तापमान धीरे धीरे कम होता जाएगा। इस प्रकार से ये रुद्धोष्म ताप परिवर्तन की घटना घटित होती है। क्वेश्चन है व्हाट आर the effect of the low level temperature inversion occurring in cool night or over the urban area। शहरी क्षेत्रों में रात में होने वाले न्यून स्तर पर तापमान विलोमीकरण के क्या प्रभाव हैं। प्रदूषकों के जमाव से भारी धुंध हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है, अब सामान्य रूप से पवन चलती है, अब सामान्य रूप से पवन स्थिर हो जाती है। देखिए जो शहरी क्षेत्र में रात में जो होती हैं तो उसमें प्रदूषकों के जमाव से भारी धुंध हो जाती है, ये तो बात सही है, भारी धुंध हो जाती है। और मौसम सुहावना हो जाता है, ये बात सत्य नहीं है कि मौसम सुहावना नहीं होता। अब असामान्य रूप से पवन चलती है, ये भी सही नहीं है। अब सामान्य रूप से पवन स्थिर हो जाती है, ये बात सही। क्योंकि जब ताप विलोमीकरण होगा तो पवन स्थिर होगी तभी ताप विलोमीकरण होगा।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और डी, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। जो तापीय विलोमता होती है वो धरातल से ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता जाता है, यानी जब ऊपर तापमान ज़्यादा और नीचे तापमान कम, तो इस स्थिति को तापीय विलोमता कहा जाता है। तापीय विलोमता के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे रात एकदम साफ होनी चाहिए, हवा स्थिर होनी चाहिए, बादल छाए ना हो, ठंडी रातें हों। इस प्रकार की जब कंडीशंस होती हैं तो वहाँ पर तापीय विलोमता की घटना घटित होती है। द आइस क्रिस्टल थ्योरी रिलेटेड टू प्रेसिपिटेशन वाज प्रोपाउंडेड बाई। इन जो आइस क्रिस्टल थ्योरी वो किसने प्रतिपादित की, वर्षण से संबंधित हिम क्रिस्टल सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया। तो जो हिम क्रिस्टल सिद्धांत है, आइस क्रिस्टल, वो बर्जरान महोदय ने दिया। वहीं बर्जरान और फंडिसेन ने मिलकर मेघ अस्थिरता सिद्धांत दिया, इसे मेघ अस्थिरता सिद्धांत भी कहते हैं। वहीं बोवेन महोदय ने भी एक सिद्धांत दिया वर्षण से संबंधित, जिसे टकराव संलयन सिद्धांत कहा जाता है। टकराव संलयन सिद्धांत यानी कोलेशेंस थ्योरी, ये बोवेन महोदय का है। तो इसका सही आंसर क्या है, बर्जरान। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कास्ट इज ए कंपाउंड कास्ट शोविंग एविडेंस ऑफ बोथ सबमर्जेंस और इमर्जेंस। यानी भारतीय तट के निम्नलिखित भागों में से कौन सा तट ऐसा संयुक्त तट है जो अधोगामी और उद्गामी दोनों के प्रमाण प्रदर्शित करता है। तो वो तट है मालाबार तट। देखिए, जो इधर वाला तट है इस प्रकार से है, तो ये जो तट है गुजरात वाला, इसे काठियावाड़ का तट कहा जाता है। और यहाँ से लगाकर ये कर्नाटका के मंगलौर तक ये कोंकण तट कहा जाता है, ये कोंकण तट। और ये यहाँ से कन्याकुमारी तक ये मालाबार तट कहा जाता है। वहीं यहाँ कन्याकुमारी से ये तमिलनाडु वाला पार्ट कोरोमंडल तट कहलाता है, कोरोमंडल। और यहाँ से उड़ीसा तक उत्तरी सरकार का तट कहलाता है। और उड़ीसा जो तट है, जो उड़ीसा तट है, इसे उत्कल का मैदान भी कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो सही आंसर है मालाबार तट, क्योंकि मालाबार तट यहाँ पर निक्षेप भी हुआ है और यहाँ पर यानी इमरजेंस भी है और सबमर्ज भी है, उद्गम भी, अधोगामी भी हुआ है और उद्गामी भी हुआ है, दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं, इसीलिए मालाबार तट ऐसी विशेषता रखता है। क्वेश्चन नंबर 16, डार्विन का धसाव सिद्धांत किससे संबंधित है। डार्विन सब्सिडेंस थ्योरी इज रिलेटेड। जो डार्विन महोदय ने थ्योरी दी वो प्रवाल भित्तियों से संबंधित है। जो प्रवाल भित्तियों से संबंधित है, इसके और भी सिद्धांत प्रवाल भित्तियों से, जैसे मरे का स्थिर स्थिर सिद्धांत, मरे महोदय ने स्थिर स्थिर सिद्धांत दिया, स्थिर स्थल सिद्धांत। डेली महोदय ने हिमानी नियंत्रण सिद्धांत दिया, हिमानी नियंत्रण सिद्धांत यानी ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी। तो यानी डार्विन महोदय ने तो सब्सिडेंस थ्योरी दी, मरी महोदय ने स्थिर स्थल सिद्धांत दिया और डेली महोदय ने हिमानी नियंत्रण सिद्धांत दिया। वहीं यदि हम ज्वार भाटा के सिद्धांत की बात करें तो ज्वार भाटा से संबंधित भी सिद्धांत दिए, जैसे न्यूटन ने संतुलन सिद्धांत दिया, लाप्लास ने गतिक सिद्धांत दिया। वहीं विलियम वेवेल महोदय ने प्रगामी तरंग सिद्धांत प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी दिया, एरी का नहर सिद्धांत। और हैरिस महोदय ने स्थैतिक तरंग सिद्धांत स्टेशनरी वेव थ्योरी दिया। तो इस प्रकार से ज्वार भाटा से भी संबंधित सिद्धांत हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्योर्ड शोरलाइन्स आर
फॉर्म्ड ड्यू टू, यानी फ्योर्ड तट रेखा निम्नलिखित के कारण निर्मित होती है। तो जो फ्योर्ड तट है वो हिमनदीत तट का अधोगमन होता है, यानी और ये जो होती हैं उच्च अक्षांशों में जलमग्न हिमीकृत घाटियाँ होती हैं, यानी जो हिम से नदी, यानी जो उच्च अक्षांश हैं वहाँ हिम से जो नदियाँ बहती हैं, यानी कह सकते हैं हिम होता है, बर्फ़ होता है, वहाँ पर ऐसी घटनाएं घटित होती, वो एक बन जाता है एक प्रकार का आकार, उसे फ्योर्ड तट कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर फ्योर्ड तट रेखा वो हिमनदी तट रेखा अधोगमन का प्रतिफल है। सुनामी आर प्रोड्यूस्ड बाई, सुनामी कैसे उत्पन्न होती है? तो जो सुनामी होती है वो समुद्र के अंदर भूकंप जैसी घटनाएं घटित होने पर सुनामी होता है। तो यानी अंतः समुद्री भूकंप की घटना जब घटित होती तब सुनामी आता है। सुनामी जो शब्द है वो जापानी शब्द है। Which one of the following sediment deposit cover the largest percentage of the ocean floor? निम्नलिखित तलछट निक्षेपों में से कौन सा समुद्र के तल के सबसे बड़े प्रतिशत भाग को ढक करता है? जो टेरिजीनियस होते हैं, यानी जो स्थलजात तल निक्षेप होते हैं, वो सर्वाधिक तलछट निक्षेप करते हैं, स्थलजात। द टर्म इकोलॉजी वाज फर्स्ट यूज्ड, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, यानी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम किसने किया? तो वो किया था ये, इसमें टेंसले, टेलर, डी मॉर्टोनी, जीन ब्रूस, इसमें से कोई सही नहीं है, यानी इसको यूजीसी ने कोई नंबर, इसका सबको नंबर दिया है क्योंकि इसका सही ऑप्शन है ही नहीं। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग हैकल महोदय ने किया था, हैकल महोदय ने किया था, यानी इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग हैकल महोदय ने किया था। वहीं इकोसिस्टम, यानी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग हैकल महोदय और इकोसिस्टम, इको सिस्टम शब्द का प्रयोग टांसले ने किया। इकोसिस्टम प्रयोग जो है टांसले ने किया। वहीं हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग नॉर्मन मायर ने किया, नॉर्मन मायर ने किया। और वहीं जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोजेन ने किया। पारिस्थितिकी कर्मता की संकल्पना जे ग्रेनेल ने किया। और अम्ल वर्षा शब्द का प्रयोग, अम्ल वर्षा शब्द का प्रयोग किया था रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने, रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने 1872 ईस्वी में। ठीक, तो इसका जो ये इसका कोई भी आंसर सही नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। जो भुज भूकंप आया था वो आया था 2001 में, 26 जनवरी 2001 को आया था भुज में। रियो विश्व शिखर सम्मेलन और विश्व पर्यावरण दिवस, जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। सैंडी तूफान संयुक्त राज्य अमेरिका में 2012 में आया था। और वहीं रियो विश्व शिखर सम्मेलन फिर ऑटोमेटिक 2002 से मिल जाएगा। क्यों, देखिए जो रियो विश्व शिखर सम्मेलन है इसका, रियो में जो विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1992 में, और ये हुआ था 1992 में। वहीं 10 साल बाद इसी की अगली मीटिंग हुई थी जोहान्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग में, वो भी रियो का ही प्रतिफल था, इसीलिए यहाँ पर 2002 ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पर जो जोहान्सबर्ग में हुआ था 10 साल में, वो रियो से ही संबंधित था।
और जो 5 जून मनाया जाता है वो 1972 में सबसे पहले बैठक हुई थी 1972 में। वहीं से ये स्टॉकहोम समझौता के नाम से जाना जाता है। स्टॉकहोम में बैठक हुई थी तो स्टॉकहोम समझौता कहा जाता है। यहीं से ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। चलिए हमारा अगला, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए का चौथा, बी का फर्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द क्योटो प्रोटोकॉल वाज साइंड, यानी जो क्योटो प्रोटोकॉल पर साइन कब हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे 1997 में, क्योंकि 1992 में रियो में बैठक हुई। वहीं पर UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसका भी गठन किया गया। इसकी जो बैठक हुई, तीसरी बैठक हुई क्योटो में। इसकी तीसरी बैठक हुई क्योटो में 1997 में। यानी इसकी जो अगली बैठक हुई 5 साल में, जिससे ये क्योटो में हुई, और यहीं 1997 में ही 55 देशों ने मिलकर हस्ताक्षर किए। 55 देशों ने मिलकर हस्ताक्षर किए और यह 16 फरवरी 2005 से लागू हो गया था। 16 फरवरी 2005 से लागू होया। ठीक, तो जो क्योटो शहर है वो जापान का एक शहर है। तो इसका 1997 सही होगा। देखिए इसमें कथन और कारण वाला है कि व्यवहारिक भूगोल अब रचनात्मकता का संक्रमणता के ज्ञान शास्त्र के काफ़ी नज़दीक आ रहा है, जैसा कि नव कांटियन दर्शन शास्त्री और मनोवैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया। व्हाइट, किर्क, गोल्ड और केट्स जैसे भूगोलविदों ने भूगोल के व्यवहारिक आंदोलन के लिए विशिष्ट योगदान दिया। ये बात सत्य है। तो देखिए जो इसका सही ऑप्शन है वो है सी, यानी ए और बी दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या करता है। यहाँ भूगोलविद हैं ये अमेरिकन भूगोलवेत्ता और उनका योगदान। देखिए जो कार्ल सावर हैं ये मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप से संबंधित हैं। वहीं ये WM डेविस की बात किया जाए तो ये किससे संबंधित? साइकिल ऑफ इरोजन। जेफरसन महोदय लॉ ऑफ प्राइमेटिसिटी। तो देखो ए का चौथा, तो ए का चौथा कौन है? 2 हैं, यानी ए का चौथा और सी का दूसरा। तो ए का चौथा, सी का दूसरा, तो कौन सा सही हो जाएगा? बी हो जाएगा। जेफरसन लॉ ऑफ सिटी और बैरोज ज्योग्राफी एज ह्यूमन इकोलॉजी, तो बी इसका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि एन इंट्रोडक्शन टू एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफी टू हिस्ट्री एंड द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड आर वर्क्स ऑफ विडाल डी लाब्लास, कार्ल रिटर, अल्फ्रेड हेटनर, फ्रेडरिक रेटिजल। यानी एन इंट्रोडक्शन टू एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफी और ज्योग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन मैनकाइंड, ये किसने कार्य किया है इस पर? ये रेटिजल की किताब में है। जो रेटिजल महोदय हैं इन्होंने एंथ्रोपोज्योग्राफी लिखा, यानी मानव भूगोल लिखा। उसी मानव भूगोल को 2 खंडों में विभाजित किया। वही 2 खंड इसके ये हैं, वही दोनों खंड हैं। और ये निश्चयवाद के प्रतिपादक माने जाते हैं। इन्हें
राजनीतिक भूगोल का जन्मदाता भी कहा जाता है। वहीं ब्लास महोदय जो हैं इनको संभववाद का प्रतिपादक माना जाता है। जो हेटनर महोदय हैं इन्हें मैथडोलॉजी के लिए जाना जाता है और इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ कोरोलॉजी भी लिखा और इनकी बुक है फाउंडेशन ऑफ रीजनल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ मैन, कंपैरेटिव रीजनल ज्योग्राफी। ठीक, तो इसका जो आंसर सही है वो फ्रेडरिक रेटजेल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।